हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। हम एक बार फिर से लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास की वीडियो, जो कि बहुत ही एक टिपिकल टाइप का चैप्टर है। ऑलमोस्ट हर तरह का बच्चा इसमें परेशान रहता है। चैप्टर नंबर 1, रिलेशन एंड फंक्शन। हाँ, मुझे मालूम है इस वीडियो का इंतजार बहुत से बच्चे कर रहे थे, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको बच्चे बार बार पढ़ते हैं और बार बार भूल जाते हैं। तो क्यों ना हमने सोचा कि क्यों ना आपके लिए एक इस चैप्टर की बहुत गहराइयों तक हम एक बढ़िया तरीके की वीडियो बना दें, ताकि हर बच्चा उसको एंड टाइम तक, यानी कि पेपर के बिल्कुल पास तक जाके भी देखे तो कोई समस्या ना आए, उसका हर डाउट क्लियर हो जाए। तो इससे पहले कि हम आगे बढ़े और रिलेशन एंड फंक्शंस के एमसीक्यू करें, थोड़ा सा मैं आपको इंट्रो दे देता हूं कि रिलेशंस और फंक्शंस जो हमारे 12th क्लास में हैं वो हैं क्या। थोड़ी थ्योरी बता देता हूं आपको, ताकि एमसीक्यू करने में कोई तकलीफ ना हो। तो इससे पहले मैं ये उम्मीद तो लगा सकता हूं कि 11th क्लास का जो रिलेशन टॉपिक होगा वो आपने पढ़ा होगा, क्योंकि 12th क्लास में हमको रिलेशन के टाइप्स के ऊपर फोकस करना है। तो ये उम्मीद मैं कर रहा हूं कि आपको रिलेशंस आते होंगे। थोड़ा सा एक रफ एस्टिमेट देता हूं। देखिए, रिलेशन में अगर हमारा एक सेट ए है, दूसरा सेट हमारा बी है, तो पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से किस तरह से कनेक्टेड हैं, इसको बोलते हैं रिलेशन। यानी कि इधर के एक एलिमेंट की इधर कौन सी इमेज बन रही है और किस तरीके से। जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, मान लीजिए हमारा रिलेशन है। ये एक इक्वेशन है, लेकिन इक्वेशंस को ही हम रिलेशन की फॉर्म में देखते हैं। y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन में जो ये y होता है हमारा, वो इसके एलिमेंट्स होते हैं, और जो x होता है हमारे, वो इसके एलिमेंट होते हैं। हम ऐसे लिखते हैं रिलेशन। देखिए, r इज ए रिलेशन फ्रॉम a टू b, यानी a सेट से b सेट की तरफ। और इसीलिए ये x की वैल्यू सारी हमारी यहां होती हैं और y की वैल्यू सारी हमारी यहां होती हैं, अगर a से b की तरफ जा रहा है रिलेशन तो। और अगर उल्टा कर दें, b से a की तरफ, यानी इस तरफ से इस तरफ आएगा, तो दो ऑप्शन होते हैं, तो b सेट को यहां लिख लीजिए। अदरवाइज ये x की वैल्यूज यहां होंगी, y की वैल्यूज यहां होंगी। और हम इन x की वैल्यूज को, यानी कि जो सेट पहले दे रखा होता है, इसको डोमेन बोलते हैं। यानी कि इस रिलेशन का डोमेन जो होता है हमारा, ये पहले वाला सेट होता है। यानी कि इधर के किन किन एलिमेंट्स ने इधर पेयरिंग करी हुई है, वो सारों उन सबका कलेक्शन जो होता है वो डोमेन कहलाता है। ऐसे ही जो ये है, ये पूरा सेट हमारा कोडोमेन कहलाता है। तो आई बात की रेंज क्या होती है। तो जैसे देखिए, मैंने एक आर रिलेशन लिखा, ए कॉमा बी, बी कॉमा सी, सी कॉमा डी। अगर ये हमारा कोई रिलेशन है, तो जो ये ए बी सी ये पहले वाले सेट में होते हैं, ये बी सी डी बाद वाले सेट में होते हैं। तो ये बाद वाली वैल्यूज का कलेक्शन है बी सी डी, इस सेट को बोलते हैं हम रेंज, और पहले वाली वैल्यूज के कलेक्शन को बोलते हैं हम डोमेन। और ये जो पूरा सेट होता है बाद वाला, इसको बोलते हैं हम कोडोमेन। तो ये सारा जो इंट्रो था छोटा सा, ये 11th क्लास का था। चलिए अब हम शुरू करते हैं 12th क्लास पे, जो कि है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। और टाइप्स ऑफ रिलेशंस में आइए थोड़ा सा इंट्रो देते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशंस, सबसे पहला टाइप जो है हमारे पास वो है रिफ्लेक्सिव। सेकेंड टाइप है हमारे पास सिमेट्रिक, और थर्ड टाइप है हमारे पास ट्रांजिटिव। ये तीन टाइप्स के रिलेशन है। देखिए, अब रिफ्लेक्सिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव को हम ऐसे कह सकते हैं, a कॉमा a बिलोंग्स टू r। यानी कि कोई भी जो रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव तब होगा जब सेम एलिमेंट, यानी a कॉमा a बिलोंग्स टू r होगा, यानी a कॉमा a रिलेशन में हमारे होना चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि चलिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। एक सेट है हमारे पास A, दूसरा भी A है, 1 2 3 1 2 3। अब अगर मैं आपसे कहता हूं कि एक ने इधर इधर के एलिमेंट्स ने इनका पेयरिंग करी हुई है और रिलेशन कुछ ऐसा बनाया, देखिए 1 1 1 2 1 3 2 2 एंड 3 3। तो ये एक छोटा सा रिलेशन जो दिया है हमको,
इसको रिफ्लेक्सिव कहेंगे या नहीं कहेंगे, देखिए मैं बताता हूं आपको। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपसे कहा a, a बिलोंग्स टू r होना चाहिए। a, a का मतलब है अगर 1 की बात कर रहे हैं तो ये भी 1 होना चाहिए, 1 की इमेज 1 होनी चाहिए, 2 की 2 होनी चाहिए, 3 की 3 होनी चाहिए। जितने भी एलिमेंट a में हैं, जितने भी एलिमेंट a में हैं वो सारे कनेक्टेड होने चाहिए आपस में। जैसे देख रहे हैं आप 1 1 ये रहा, 2 2 ये रहा, 3 3 ये रहा। अब साथ में 1 2 और 1 3 है कोई बात नहीं, लेकिन 1 1 2 2 3 3 होना कंपलसरी है। तो ये एग्जांपल है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। ये दोनों भी देखिए साथ में 1 2 1 3 भी हैं, क्योंकि 1 और 2 दोनों ए सेट के थे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 1 2 2 3 3 होना कंपलसरी है कि ये हो ही। तो ये पूरा एग्जांपल है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का। चलिए अब सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी है। इसमें अगर कहते हैं अगर a, b रिलेशन में है, यानी अगर देख रहे हैं 1, 2 है तो इसका उल्टा देन b, a भी रिलेशन में होना चाहिए। यानी अगर a, b है तो b, a भी होना चाहिए। ध्यान रखिएगा अगर वाली बात चल रही है, यानी कि 1, 2 है अगर, जैसे देख पा रहे हैं हम यहां पर, तो 2, 1 भी इसमें होना चाहिए था, जो कि अभी नहीं है। तो हम कह सकते हैं ये सिमेट्रिक नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। जैसे इसके लिए एक कंडीशन थी, ट्रांजिटिव के लिए 2 कंडीशन होनी चाहिए। क्या? अगर a, b रिलेशन में है और b, c भी रिलेशन में है। अब ध्यान रखिएगा ये वाला b और ये वाला b सेम होने चाहिए। यानी अगर a, b है, b, c भी है, तो ये वाला a और ये वाला c भी रिलेशन में होना चाहिए। नहीं आ रहा समझ में? फिर से बोलता हूं, रुकिए। जैसे कि सिमेट्रिक में देखा हमने एक कंडीशन कंपलसरी थी, अगर ये है तो इसका उल्टा होना जरूरी है। ट्रांजिटिव में कहता है 2 अगर हैं तो तीसरा होना कंपलसरी है। अगर ये है ये नहीं है तो हमें कोई टेंशन नहीं है इसको चेक करने की। बस ध्यान रखने वाली बात ये है कि ये दोनों अगर हैं तो ये तीसरा होना कंपलसरी है, तो ही उसको हम ट्रांजिटिव रिलेशन कहेंगे, अदरवाइज नहीं। और ऐसा रिलेशन जिसमें ये भी होल्ड करे, ये भी होल्ड करे, ये भी होल्ड करे, उसको हम बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो बेसिक है वो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं एमसीक्यूज की तरफ। हाँ जी, तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लिख चुके हैं, पर इससे पहले मैं आपसे ये पता लगाना चाहूंगा कि जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक समरी बताई है टाइप्स ऑफ रिलेशन की, वो आपने सबने कहीं ना कहीं नोट कर ली होगी, क्योंकि उन्हीं के बेस पे हम लोग ये क्वेश्चन करने वाले। तो देखिए कह रहा है लेट p इज इक्वल टू, हमको एक रिलेशन दे दिया, उसका नाम p दिया है, r नहीं दिया इस बार। क्यों? क्योंकि देखिए r को रियल नंबर से कर रहा है रिप्रेजेंट, इसलिए इसका नाम p दिया है इसने, x, y सच दैट, यानी पेयर्स होंगे सारे x, y जैसे, जिनका मतलब है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x और y दोनों रियल नंबर होने चाहिए। तो जो p यानी ये है रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो देखिए समझने वाली बात क्या है कि दोनों रियल नंबर होने चाहिए, और आप पहचान गए होंगे कि ये एक इक्वेशन होती है सर्कल की। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज अ सर्कल विद सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 1, 11th क्लास। ओके, तो अब देखिए अगर हम बात करें रिफ्लेक्सिव की, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने आपसे कहा था a, a बिलोंग्स टू r, यानी जो वैल्यू यहां डलेगी वही वाली वैल्यू यहां डले, और रियल नंबर, यानी कि पहला सेट भी रियल नंबर है, दूसरा सेट भी रियल नंबर है। अब मैंने कहा था रिफ्लेक्सिव के लिए जितने एलिमेंट्स यहां पर हैं, जितने एलिमेंट्स यहां हैं, सबकी एलिमेंट सेम सेम वाली इमेज बननी चाहिए, जो कि यहां संभव नहीं है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 हर केस में तो 1 आएगा ही नहीं, ये तो 1 और 1 के केस में ही 1 नहीं आएगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव तो होना संभव नहीं है। अच्छा, सिमेट्रिक के लिए मैंने आपसे छोटी सी कंडीशन कही थी, अगर a, b रिलेशन में है तो b, a होना चाहिए। अब चेक करें, देखिए अब ऐसी x और y की कुछ वैल्यूज लीजिए जिनके स्क्वायरिंग और एडिंग के बनाता हो। तो अगर x को 0 लें
तो y1 लेके देखिए, 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर ऐड करने पर 1 आ जाएगा। और अगर 0,1 या देखिए 0,1 लेते हैं और सिमेट्रिक के लिए क्या कहा था, अगर 0,1 है तो 1,0 भी होना चाहिए। तो अगर ये 0 ये 1 तब भी 1, ये 1 ये 0 तब भी 1, यानी कि हम पता लगा पा रहे हैं कि 0 1 अगर बिलोंग कर रहा है इस P को, तो 1 0 भी तो बिलोंग कर रहा है P को, और जो की कंडीशन होती है हमारी सिमेट्रिक की। और क्योंकि 0 1 है 1 0 है तो 0 0, अगर आप बात करें ट्रांजिटिव को चेक करने की, तो ट्रांजिटिव के लिए a, b और वही b, c, तो 0, 0 भी होना चाहिए था, और 0, 0 अगर यहां रखा जाए तो 1 नहीं आएगा, इसलिए ये है लेकिन 0, 0 नहीं है, वो इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि फिर ये कंडीशन वैलिड नहीं आएगी। तो ले देखिए हमको चल रहा है पता कि 0, 1 जैसी वैल्यू है तो 1, 0 जैसी वैल्यू भी इस रिलेशन में होगी, इसलिए ये हमारा सिमेट्रिक होगा। मैं उम्मीद करता हूं जिस तरीके से समझाया गया है आपको वो समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, फॉर रियल नंबर्स x एंड y, x r y implies x minus y plus root 2 is an irrational number then r is, वही रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव या नन ऑफ दी। अब देखिए पहले तो समझना होगा x r y का मतलब क्या होता है। ये तो दिख ही रहा है कि x और y दोनों रियल नंबर है। x r y का मतलब है x इज इन रिलेशन विद y, यानी कि जो हमारे दो सेट हुआ करते थे, तो पहले वाला सेट के एलिमेंट्स को x कह रहा है, बाद वाले को y कह रहा है, और वो दोनों आपस में रिलेशन में, यानी जो हम पेयर लिखते हैं 1, 2, तो 1r2 भी उसको लिखा जा सकता है। उसका मतलब क्या देखिए, जो 1, 2 अगर रिलेशन में है उसका मतलब है 1 - 2 + √2, यानी इस पूरी वैल्यू को सिंप्लीफाई करके एक इर्रेशनल नंबर आना चाहिए। तो जो रिलेशन R है उसको हम रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में से क्या क्या कहना चाहेंगे। देखिए एक बात तो पक्की है कि चैप्टर 1 के क्वेश्चंस लिखने में छोटे हैं लेकिन समझने में बड़े होते हैं, इसलिए वीडियो थोड़ी बड़ी हो सकती है, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को पूरा देखें, और जो लोग नए हैं जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस और भी बहुत सारी हम आपके लिए लाने वाले हैं, और अपने दोस्तों तक इन वीडियोस को पहुंचाएं। तो देखिए अब एक एक करके हम इन सबको चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव में हमें क्या पता है कि सेम एलिमेंट होने चाहिए हमारे, यानी a, a बिलोंग्स टू R। अब मैं a, a की बात करूं तो यहां भी a - a बनेगा, और a - a हो जाएगा हमारा 0, दोनों चीजें सेम होने की, बचेगा √2 जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो अब a, a के बदले आप 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 कुछ भी लेके देखिए, यहाँ पे 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, जब आप उनको बार बार रखेंगे यहाँ पर तो वो सारी वैल्यू कट होके हर बार √2 ही बचेगा, जिसका ये मतलब बैठता है कि रिफ्लेक्सिव तो ये है, यानी कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 एंड सो ऑन, ये सारे तो रिलेशंस में इस रिलेशन में होंगे ही होंगे, क्योंकि ये सारी वैल्यूज अपने आप को कट कर देंगी, बचेगा हर बार √2 जो कि एक इरेशनल नंबर है। तो इसका होना तो कंफर्म है, तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। अब जरा एक बार सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। देखिए सिमेट्रिक में क्या था, a, b अगर रिलेशन में है तो b, a होना चाहिए, तो हमको एक ऐसी वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी a, b जैसी जो रिलेशन में हो। चलिए देखिए अगर मैं आपको बोलूं √2, 0, इस वाली वैल्यू को चेक करते हैं तो यहां रखा √2 और यहां रखा 0, तो √2 + √2 वो आ जाएगा 2√2 जो कि एक इर्रेशनल नंबर है। तो हम बोल सकते हैं कि √2, 0 रिलेशन में है, और सिमेट्रिक के हिसाब से अगर √2, 0 है तो उसका उल्टा यानी 0, √2 भी होना चाहिए। तो जरा चेक कर लेते हैं। देखिए 0, √2, 0 - √2, तो √2 से प्लस का √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 0 जो कि एक रेशनल नंबर है, इर्रेशनल नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन में नहीं है। √2, 0 है
पर 0,√2 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक तो नहीं हो सकता। अब एक बार ट्रांजिटिव को भी चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए हमको दो पेयर ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जो कि रिलेशन में हो, और जो तीसरा पेयर आता था वो ऐसा होना चाहिए कि रिलेशन में नहीं हो, तभी तो हम उसे रिफ्लेक्सिव बोल पाएंगे। पहले वाला पार्ट तभी सही हो पाएगा। चलिए फिर से सोचते हैं। तो एक तो ये ले लेते हैं, √2,0 हमारा रिलेशन में है। ओके, अब एक ऐसी वैल्यू लेनी पड़ेगी जो इस 0 से शुरू होती हो। तो 0, अगर हम देखिए √3 ले लें, नहीं √3 में तो ये वैलिड हो जाएगा। एक काम करते हैं, हम इसको 0,2√2 लेते हैं। देखिए √2,0 हम चेक कर चुके थे, एक बार 0,2√2 चेक करते हैं। ये भी देखिए रिलेशन में है 0 और 2√2। देखिए 0 - 2√2 + √2, ये बन जाएगा -√2, जो कि एक इरेशनल नंबर होगा। और अगर ये भी रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में है, तो a, b, b, c, तो a, c भी होना चाहिए। यानी √2, 2√2 को चेक करें एक बार रिलेशन में है कि नहीं है। देखिए यहां डाला √2, माइनस का 2√2 और प्लस का √2, यानी ये दोनों तो बन गए 2√2 और ये माइनस में था बीच में 2√2, यानी 2√2 - 2√2, जो कि होगा हमारा 0। अगेन रेशनल नंबर, इरेशनल नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि रिलेशन में नहीं है। तो ट्रांजिटिव वाला केस भी हमारा गलत हो गया। तो ले देखिए हमारा केवल एक रिफ्लेक्सिव वाला केस ही ऐसा बन रहा है जिसमें कि 1, 1, 2, 2, 3, 3 कितने भी रियल नंबर लीजिए सेम वाले, ये हर बार इरेशनल ही आएगा, इसलिए इसका आंसर हमारा रिफ्लेक्सिव बनता है। मैं उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो वीडियो को बैक करें और धीरे धीरे आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे क्या कह रहा है, लेट x बी अ फैमिली ऑफ सेट्स एंड R be a relation on X defined by A is disjoint from B, then R is। वही चारों ऑप्शन, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव एंड नन ऑफ दीज। तो अब देखिए इसमें x कह रहा है कोई फैमिली ऑफ सेट्स हैं और R रिलेशन है उन पर, और जिसका मतलब क्या है R का, कोई दो सेट जो होंगे A is disjoint from B, यानी एक सेट दूसरे सेट से डिसजॉइंट है। अब इसको हम तभी पता लगा पाएंगे इनमें से कोई जब हमको डिसजॉइंट का मतलब पता हो। तो देखिए अगर हम वेन डायग्राम की बात करें तो एक सेट ये था और दूसरा सेट ये A और B। डिसजॉइंट हम उसको कहते थे जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं आता था, यानी एक सेट यहाँ है तो दूसरा इतनी दूर होना चाहिए, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए उनके अंदर, उन्हें बोलते थे हम डिसजॉइंट सेट्स। अब क्वेश्चन में हमसे यही कह रहा है कि दो सेट हमारे डिसजॉइंट हैं, तो उन पर बनने वाले जो रिलेशन होंगे वो कौन से होंगे। अब सोचिए, देखिए रिफ्लेक्सिव तब होता था जब A, A बिलोंग्स टू R बोलते थे। क्या ऐसा हो सकता है A इज डिसजॉइंट फ्रॉम A, एक सेट अपने खुद से डिसजॉइंट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो इतना तो कंफर्म है कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ओके, सिमेट्रिक की बात करें, अगर हमसे कहा गया A इज डिसजॉइंट फ्रॉम B, यानी एक सेट, यानी पहला सेट दूसरे से बिल्कुल अलग है, तो दूसरा वाला भी तो पहले से बिल्कुल अलग होगा। सोच के देखिए इस बात को। सिमेट्रिक में हमसे कहा जाता था कि अगर A, B है तो B, A होना जरूरी है। तो कुछ कुछ ऐसी ही तो कंडीशन बन रही है। ये हमसे कह रहा है कि अगर A सेट B से डिसजॉइंट है, यानी A बिल्कुल अलग है और B बिल्कुल अलग है, तो इसको उल्टा करें, पहले पढ़ें B को। B बिल्कुल अलग है, A बिल्कुल अलग है, बात तो एक ही है। A इज डिसजॉइंट फ्रॉम B, यानी कि A इस तरफ है, B इस तरफ है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर A इंटरसेक्शन B 5 है तो B इंटरसेक्शन A भी तो 5 ही होगा। तो इसके चांसेस हमको लग रहे हैं कि सिमेट्रिक ये हो सकता है। एक बार जरा ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं। अब ट्रांजिटिव के हिसाब से कहता है कि A और B डिसजॉइंट हैं, अगर यानी A और B में कुछ कॉमन नहीं है, फिर B और C में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए। ट्रांजिटिव की कंडीशन आपको ध्यान होगी, A, B बिलोंग्स टू R, B, C बिलोंग्स टू R, तो A, C चेक करो कि रिलेशन में है कि नहीं है। अब हमसे कह रहा है कि A और B रिलेशन में है, यानी A और B डिसजॉइंट है, इनमें कुछ कॉमन नहीं है। B और C में कुछ कॉमन नहीं है, तो जरूरी थोड़ी है कि A और C में भी कुछ कॉमन नहीं होगा। ऐसा हो सकता है कि A और C में कुछ कॉमन हो, तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है।
तो ले देखिए हमारा एक सिमेट्रिक वाला ही ऑप्शन बचा है जिसमें साफ चल रहा है पता कि ए इंटरसेक्शन बी अगर खाली है यानी कि एम्प्टी है यानी कि कुछ कॉमन नहीं है तो बी और ए में भी कुछ कॉमन नहीं होगा क्योंकि आप इसको इधर से पढ़ें या इधर से पढ़ें वन ऑफ द सेम थिंग, इसलिए इसका आंसर हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है, हमको एक आर यानी रिलेशन दिया है x, y सच दैट मोड ऑफ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेस देन 16। ये रिलेशन है ऑन ए, एक सेट है 1 2 3 4 5 यानी पहले सेट में 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, दूसरे सेट में 1 2 3 4 5 ही एलिमेंट्स हैं। तो जो आर रिलेशन यानी कि हमको सेट बिल्डर फॉर्म दी है तो रोस्टर फॉर्म में से इनमें से कौन सा होगा, पहला दूसरा तीसरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अब हम सब जानते हैं कि रिलेशन को चेक करने का तरीका क्या होता है। देखिए यानी ये 1,1 है, अब अगर हम यहाँ 1,1 रखते हैं तो x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 1 रखने का मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर यानी 0 लेस देन 16। हाँ सही बात है। ऐसे 2,1 चेक करें तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर यानी 3 लेस देन 16। ये भी ठीक है, ये भी ठीक आएगा, ये भी ठीक आएगा, ये भी ठीक आएगा, यानी इसके हिसाब से पहला पार्ट सही बैठ रहा है। जरा सेकंड चेक करें 2,2 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर यानी 4 माइनस 4 0 लेस देन 16, ये भी फिट बैठ रहा है। ये सब फिट बैठेंगे आप चेक करेंगे तो, लेकिन आंसर तो कोई एक ही होना है क्योंकि हम गलत तरीके से कर रहे हैं। ये तरीका नहीं है इनको चेक करना, यानी कि हिट एंड ट्रायल हर क्वेश्चन में फिट नहीं बैठता। आपको सेट दिया गया हुआ देखिए 1 2 3 4 5, आप एक बार x की वैल्यू 1 लीजिए और y की वैल्यू इनमें से चेक करिए कौन कौन सी फिट बैठ रही है। जैसे मैं आपको दिखाऊं करके, अगर तो x की वैल्यू 1 के साथ y की वैल्यू देखिए आप 1 ले सकते हैं क्योंकि 1,1 16 से कम आएगा। x की वैल्यू 1 के साथ आप y की वैल्यू 2 ले सकते हैं। x की वैल्यू 1 के साथ आप y की वैल्यू अगर 3 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर भी उसका मोड करें तो 16 से कम ही आएगा। x की वैल्यू 1 के साथ आप y की वैल्यू 4 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर यानी माइनस का 15 और उसका मोड प्लस 15, वो भी 16 से कम आ रहा है। हाँ 1 के साथ आप 5 नहीं ले सकते, ठीक है। x की वैल्यू 1 के साथ देखिए y कितने बन गए हैं, यानी ये 1,1 1,2 1,3 1,4, ये 4 पेयर तो 1 से ही बन गए जो कि इनमें किसी में भी नहीं है। ऐसे ही देखिए x की वैल्यू 2 जब लेंगे आप तो y की वैल्यू कौन कौन सी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं। x की वैल्यू 2 एंड 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1 का स्क्वायर 3 16 से कम है यानी 2,1 भी रिलेशन में होगा। x की वैल्यू 2 के साथ आप y की वैल्यू 2 भी ले सकते हैं, 2,2 भी होगा। x की वैल्यू 2 के साथ आप y की वैल्यू 3 ले सकते हैं, x की वैल्यू 2 के साथ आप y की वैल्यू 4 ले सकते हैं, x की वैल्यू 2 के साथ आप y की वैल्यू 5 ले सकते हैं। क्या चेक कर लेते, देखिए 2,5 यानी 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5 का स्क्वायर 25, 4 माइनस 25 इज माइनस 21, उसका मोड प्लस का 21 जो कि 16 से छोटा नहीं है। तो इस एक केस को हटा देते हैं, लेकिन देखिए 2,2 2,3 और 2,4 ये सारे इनमें से किसी भी एक के अंदर नहीं है, अभी खत्म नहीं हुआ ये। x की वैल्यू 3 भी लेके करेंगे तो देखेंगे कौन कौन से बन सकते हैं, फिर 4 के साथ फिर 5 के साथ बहुत सारे पेयर बनेंगे इसके अंदर। तो ये इतने सारे ऑप्शन हमको केवल और केवल गुमराह करने के लिए दिए हुए हैं, ये तरीका नहीं है चेक करने का। रिलेशन बनते हैं इस तरीके से, ये हमने 11th में बनाने सीखे थे। तो अब मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि ये आंसर नहीं है, आंसर हमारा है डी पार्ट। इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं है क्योंकि इतने सारे रिलेशन हमने ढूंढ लिए, अभी तो हमने 3 4 5 को यूज ही नहीं करा डोमेन वाले पॉइंट पे। तो मैं समझता हूं कि आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमसे क्या कह रहा है, ए आर बी यानी ए रिलेशन में है बी के साथ कुछ इस तरीके से कि मोड ऑफ ए लेस देन इक्वल टू बी। तो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस इन चारों में से कौन सा होगा। तो देखिए अब रिफ्लेक्सिव की बात करें तो मैं छोटा छोटा एग्जांपल लेके दिखा देता हूं आपको, आपको भी ऐसा ही सोचना चाहिए जब टिक लगाने की बात आती है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए अगर हम बात करें -3, -3 की, अगर ये रिफ्लेक्सिव है
तो हर नेगेटिव वैल्यू, हर पॉजिटिव वैल्यू के लिए होल्ड करना चाहिए इसको। तो चेक करें, देखिए क्या बन जाएगा ये, -3 का मोड लेस देन इक्वल टू -3। अब -3 का मोड तो होता है प्लस का 3। क्या आपको लगता है कि प्लस का 3 लेस देन इक्वल टू -3 होता है? नो, फॉल्स। यानी कि -3, -3 जैसी सारी वैल्यूज रिलेशन में नहीं होंगी, और अगर नहीं होंगी तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसी ऐसी सारी वैल्यूज को चेक करने से अच्छा आप एक ऐसी वैल्यू चेक कर लीजिए जिससे या तो ये होल्ड हो जाए या फिर ये फॉल्स हो जाए। तो मैंने ऐसा एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करी जिससे चल गया पता कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है। ओके, अब सिमेट्रिक की बात करें। सिमेट्रिक के लिए पहले हमको एक ऐसा रिलेशन ढूंढना पड़ेगा जो होल्ड करे, और फिर उसके जस्ट उल्टे को चेक करना पड़ेगा। तो देखते हैं, चलिए, होल्ड करे यानी कि अगर हम -3 +3 को चेक करें, देखते हैं। देखिए -3 का मोड क्या बन जाएगा हमारा, लेस देन इक्वल टू +3। अब -3 का मोड इज +3 लेस देन इक्वल टू 3। ये तो ट्रू आ गया, देखिए, क्योंकि 3 हमारा इक्वल तो होता ही है 3 के, तो इसको हम बिलोंग्स टू R बोल सकते हैं। लेकिन क्या इसका उल्टा, यानी कि ये A, B है तो B, A, यानी 3, -3 को एक बार चेक करने की कोशिश करें तो देखिए 3, -3 क्या बनेगा, 3 का मोड लेस देन इक्वल टू -3। अब देख लीजिए आप, 3 का मोड यानी 3, क्या 3 छोटा होता है -3 से? नहीं, 3 तो बड़ा होता है। तो ये अगर हम फॉल्स कर दें तो ये जो है डज नॉट बिलोंग्स टू R वाली कैटेगरी में आ गया, यानी ना तो रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव को चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए हमको 2 एग्जांपल ऐसे ढूंढने पड़ेंगे जो होल्ड करते हो, और फिर तीसरे को चेक करना पड़ेगा कि होल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा। चलिए देखते हैं। ट्रांजिटिव मेरे ख्याल से लगता है, मुझे लगता है होगा। जरा देखिए, अगर मैं 1, 2 को कहूं आपसे चेक करें, तो 1 का मोड लेस देन 2, सही बात है, 1 इज लेस देन 2, ये ट्रू है। अब एक वैल्यू 2, 3 चेक कर लीजिए। देखिए 2, 3 का मतलब 2 का मोड लेस देन इक्वल टू 3, हाँ ठीक है, 2 जो 3 से छोटा होता है। अब A, B मिल गया, B, C मिल गया, तो A, C यानी 1, 3 को भी चेक कर लीजिए। 1 का मोड लेस देन इक्वल टू 3, हाँ ठीक है, 1 का मोड छोटा होता है 3 से, तो इसको भी बिलोंग्स टू R बोल सकते हैं। यानी ट्रांजिटिव वाली कंडीशन फिट बैठ रही है। तो हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव है, जो कि बहुत ही आसानी से हमको पता चल चुका है। और जब ये तीनों होते तब तो इक्विवेलेंस का नंबर आता, जब ये दोनों ही नहीं है तो यानी कि ट्रांजिटिव इज द राइट। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही बढ़िया है हमारा। क्या कह रहा है हमसे, एक सेट है A 1 2 3 और रिलेशन दिया है हमको इस बार रोस्टर फॉर्म में, यानी कि 1 1 2 2 3 3 1, 2 2, 3 1, 3। अब पूछ रहा है बताइए रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है, या ना तो सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है, इनमें से कौन सा ऑप्शन है? तो हमें अल्टीमेटली रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों चेक करने पड़ेंगे और फिर देखेंगे कि कौन सी कंडीशन फुलफिल हमारी बैठ रही है। तो क्योंकि हमारा सेट 1 2 3 था, तो पहला सेट भी 1 2 3, दूसरा भी 1 2 3। तो 1 2 3 के हिसाब से 1 1 2 2 3 3 ये तीनों एलिमेंट होने जरूरी थे रिफ्लेक्सिव के लिए, और वो दिख रहे हैं 1 1 2 2 3 3। तो यहां लिख देते हैं 1, 1 2, 2 3, 3 तीनों रिलेशन में हैं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। ओके, अब रिफ्लेक्सिव है यानी या तो देखिए ये या तो ये, यानी इन दोनों में से ही कोई आंसर मुझे लगता है होना चाहिए। खैर हम सिमेट्रिक चेक करें। देखिए सिमेट्रिक के लिए क्या कंडीशन थी, A, B है तो B, A होना जरूरी है। इनकी तो टेंशन नहीं है क्योंकि 1 1 है तो इसका उल्टा 1 1 है, 2 2 है तो इसका उल्टा 2 2 है, 3 3 का उल्टा 3 3 है। तो 1 2 को चेक कर रहे हैं, क्योंकि 1 2 है तो इसका उल्टा 2 1 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। 2 3 है, इसका उल्टा
3 2 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। 1 3 है, इसका उल्टा 3 1 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। तो हमें 3 लिखने की जरूरत नहीं, हम एक से काम चला सकते हैं। देखिए 1 2 बिलोंग्स टू आर, तो हम लिख देते हैं 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसलिए नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। अब मैं ये मानता हूं जब हम कंफर्म हो चुके हैं इस बात पे कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, तो पहला ऑप्शन पे टिक लगा के अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आप यही करना, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूं थर्ड पार्ट भी करके। वैसे तो मैं कंफर्म हूं कि फर्स्ट पार्ट इज द राइट आंसर, लेकिन मैं फिर भी दिखा देता हूं कि ट्रांजिटिव है या नहीं। देखिए ट्रांजिटिव के लिए a, b होना चाहिए, b, c होना चाहिए, तो a, c चेक करना होता है। तो देखिए 1, 2 हमने रिलेशन में है, ठीक है जी। 2, 3 भी रिलेशन में है, a, b वही b, c, तो a, c यानी 1, 3 रिलेशन में होना चाहिए था, जो कि है, यानी ये ट्रांजिटिव भी है। पर हमसे रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांजिटिव है, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे पास ऑप्शन जो है उसके हिसाब से यही दोनों कंडीशन फिट बैठ रही हैं, यानी हम ऑप्शन ए को करेक्ट बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया है, और ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको करने के हम आपको दो तरीके बताने वाले, एक फॉर्मूला और एक डिटेल्ड तरीका। तो पूरा देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। हमसे कह रहा है द नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस ऑफ अ सेट विद 4 एलिमेंट्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी कि अगर किसी सेट में 4 एलिमेंट है, यानी पहले वाले में भी 4 एलिमेंट हैं, दूसरे वाले में भी 4 एलिमेंट है, सेम सेट है, तो कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन सकते हैं इन पे? 2 की पावर 16, 2 की पावर 12, 2 की पावर 8, 2 की पावर 4। तो अब मैं आपको पहले बताता हूं डायरेक्ट फॉर्मूला जिससे इसका आंसर आ सकता है। आप याद रखेंगे तो हार्डली 4 से 5 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n। ये छोटा सा फॉर्मूला है, और हम अपने क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो नंबर ऑफ एलिमेंट हमें 4 दिए हैं, तो 2 की पावर देखें, अगर यहां पर देखें 2 की पावर 4 का स्क्वायर माइनस 4, यानी 2 की पावर 4 का स्क्वायर यानी 16 माइनस 4, यानी कि 2 की पावर 12, और ये वाला ऑप्शन। तो इसमें समझने वाला कुछ नहीं है। देखिए जब एमसीक्यू की बात आती है तो दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, या तो हमको फॉर्मूला मालूम हो और हम तुरंत आंसर ले आए, या फिर डिटेल में करें और खूब सारा टाइम लगाएं। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया 2 की पावर n स्क्वायर माइनस n, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस निकालने का फॉर्मूला है ये, डायरेक्ट लगाइए और आंसर पाइए। एक तरीका। एक और तरीका देखिए डिटेल में कैसे देखते हैं इसको। तो अब हम पहले ये पता लगा लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे कितने। तो टोटल रिलेशंस का भी एक फॉर्मूला है जो हम सबको पता होता है, 2 की पावर में पहले सेट में कितने एलिमेंट हैं इनटू दूसरे सेट में कितने एलिमेंट हैं, तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 16। ये तो बनेंगे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। अब इनमें कुछ रिफ्लेक्सिव होंगे, कुछ सिमेट्रिक होंगे, कुछ ट्रांजिटिव होंगे, तो केवल रिफ्लेक्सिव इनमें से इतने होते हैं 2 की पावर 12 वाले। हमें पता लगाना है 2 की पावर जो 4 है वो कहां है। तो देखिए कैसे पता लगाते हैं। अब 2 की पावर 16 में आपको ये बात तो पता होगी कि पहले सेट में 4 एलिमेंट हैं, दूसरे सेट में 4 एलिमेंट हैं। जब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे, यानी पहले सेट की मल्टीप्लाई दूसरे सेट के एलिमेंट से करेंगे, मल्टीप्लाई मतलब पेयरिंग करेंगे जब, तो हमारे पास 16 पेयर बनेंगे। जैसे मान लीजिए इधर 1 2 3 4 है, इधर भी 1 2 3 4 है, तो 1 की इमेज 1 2 3 4, तो 4 बने। ऐसे 2 के साथ 4 बनेंगे, तो इन 16 पेयर्स में से 4 पेयर होंगे हमारे कौन से, एक होगा 1 1, एक 2 2, एक 3 3, एक 4 4। इन चारों को अगर हम थोड़ी देर के लिए हटा दें, क्यों हटा दें, गुड क्वेश्चन। हम पता लगा रहे हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और मैंने आपसे कहा था रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो होते हैं
जिनमें अगर 4 एलिमेंट है ना 1 2 3 4, तो 1 1 2 2 3 3 4 4 तो होना कंपलसरी है। इसके अलावा भी कुछ पेयर हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कुछ पेयर ना हो, लेकिन ये 4 पेयर होने कंपलसरी है। तो जो 2 की पावर 12 हमने निकाला है, इन सब में ये 4 पेयर तो होंगे ही होंगे। अब सोचने वाली बात यह है, क्या ये 4 ही पेयर होंगे? नहीं, हो सकता है इनके अलावा एक पेयर हो सकता है इनके अलावा 2 पेयर हो, 3 पेयर हो, 4 पेयर हो, तो हम वो पता लगा रहे हैं। तो 2 की पावर 16 में 4 पेयर तो कंफर्म है, 1 1 2 2 3 3 4 4, तो सारे रिफ्लेक्सिव रिलेशंस में होंगे ही होंगे। तो वो 4 पेयर को अगर हम हटा दें तो बचते हैं हमारे पास 16 में से 12 पेयर। ऐसा हो सकता है कि 12 में से एक भी पेयर ना हो, वो 4 तो देखिए सब में ही है, उन 4 के बाद की बात चल रही है, उनके अलावा हो सकता है एक भी पेयर और ना हो सकता है कोई एक पेयर हो सकता है 2 पेयर हो 12 में से, ऐसे करते करते हो सकता है 12 के 12 पेयर हो। अब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे। आपको पता है ना ये बात कि जब भी कॉम्बिनेशन, ये कॉम्बिनेशन यूज किया मैंने, जब भी कॉम्बिनेशन के बेस में 0 होता है तो इसकी वैल्यू 1 होती है, जब भी कॉम्बिनेशन के बेस में 1 होता है इसकी वैल्यू 12 आती है, यानी ये 1 है, ये 12 है, एंड सो ऑन। ऐसे करते करते जितनी वैल्यू पहले वाले कॉम्बिनेशन की होती है उतनी ही वैल्यू लास्ट वाले कॉम्बिनेशन की भी होती है। आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपका 2 की पावर 12 ही आएगा, और 2 की पावर 12 का मतलब होता है 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 2। 2 की पावर 10 होता है, देखिए हमारा 1024 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, यानी 4096। यानी कि अगर किसी एक सेट में 4 एलिमेंट हैं और दूसरे सेट में भी 4 एलिमेंट हैं, वो होंगे 4096। मैं उम्मीद करता हूं डायरेक्ट फॉर्मूले वाला तरीका और ये डिटेल में जो मैंने आपको बताया वो समझ में आया। हाँ जी, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई इज अ रिलेशन विच इज, वही सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, या इनमें से कोई भी नहीं। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई कुछ पेचीदा है। अब कुछ बच्चे इनमें क्या सोचेंगे अभी कि ना एक्स स्क्वायर के एक एक्स को एक एक्स से काट देते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा ऐसा ना करें। हमें जो दिया है उसी को लेके चलिए, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स वाई, इसको ही लेके चलते हैं। देखिए अब क्या करते हैं इन सब में से, सबसे पहले होता है हमारा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव को अगर देखें तो सोचिए, रिफ्लेक्सिव कंडीशन होती है a, a बिलोंग्स टू r, यानी कि सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट का मतलब होता है कि जो ये दिया है ये तो x, y के लिए होता है, तो a, का मतलब होता है ये बन गया a, करने पर a का स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a, यानी कि a का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर। कुछ है करने को इसमें, कुछ और नहीं है, देखो सिंपल था। देखो a का मानते होगा, x की जगह भी a डालो, y की जगह भी a डालो, तो a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर आ गया। यानी रिफ्लेक्सिव तो ये है। सिमेट्रिक कैसा लगता है, अगर आप a, b लेते हैं तो यही कंडीशन आएगी, b, a करने पे आएगी नहीं। चेक कर लीजिए, देखिए a, b अगर हमने लिया होता तो ये बनता a का स्क्वायर इक्वल टू ab, और b, a लेते अगर तो देखिए b, a का मतलब क्या है, x की जगह पे डालना है b, तो ये बन गया b का स्क्वायर, और यहां भी डालना पड़ेगा b और यहां पे डालना पड़ेगा a। अब आप चेक करिए, एक बार आ रहा था a स्क्वायर इक्वल टू ab, एक बार आ रहा है b स्क्वायर इक्वल टू ab, तो हमारा दोनों वैल्यू सेम तो नहीं आ रही है। a स्क्वायर की वैल्यू ab है, यहां भी तो a स्क्वायर इक्वल टू ab आना चाहिए था, तभी तो हम बोलते कि अगर a, b रिलेशन में है तो b, a भी तो रिलेशन में होता, तभी तो। अगर ये है तो ये होना चाहिए था, जबकि दोनों में से अलग अलग रिजल्ट आ रहे हैं तो हम नहीं बोल सकते। और सेम जब ये नहीं हो रहा तो ट्रांजिटिव भी नहीं होगा, इसीलिए क्योंकि हमने बड़ा आराम से पता लगा लिया कि ये रिफ्लेक्सिव है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होना चाहिए हमारा बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कह रहा है,
एक रिलेशन दिया है x, y सच दैट x² माइनस 4xy प्लस 3y² की वैल्यू 0 है फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ऑन n। यानी कि एक रिलेशन हमको सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है और x और y सब नेचुरल नंबर हैं, तो वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या इक्विवेलेंस रिलेशन में से कौन सा होगा। अब देख रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है क्वेश्चन तो देखने पर क्या ये सही में अच्छा है अभी चलेगा पता। सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव को चेक करें, तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन हमको पता है a, a बिलोंग्स टू r। तो रिफ्लेक्सिव के लिए देखिए, अगर मैं a, a की बात करूं तो x की जगह भी a डालिए, y की जगह भी a डालिए, तो ये बन जाएगा हमारा a का स्क्वायर माइनस 4a इंटू a लिख देता हूं प्लस 3a का स्क्वायर। अब चेक करना है कि अगर ये 0 आ गया तो ये रिफ्लेक्सिव हो सकता है। तो देखिए a का स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर, तो 3a स्क्वायर और a स्क्वायर हो गया 4a स्क्वायर और माइनस का 4a स्क्वायर, यानी कि ये आ गया 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि a, a रिलेशन में है फॉर ऑल नेचुरल नंबर, यानी कि x की वैल्यू और y की वैल्यू आप 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 कुछ भी डालिए, हर बार 0 आएगा। अगर डाउट है तो आप मुंह जुबानी चेक कर सकते हैं इस चीज को। और जब मैंने पहले भी कहा था, जब मैं कंफर्म हूं कि रिफ्लेक्सिव ही आंसर है तो सिमेट्रिक ट्रांजिटिव को चेक करने का तो मतलब ही नहीं बनती। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। ये कॉन्सेप्ट तो हमारा वही है जो हम पढ़ रहे थे, लेकिन लिखने का तरीका बदला हुआ है, तो ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। हमसे कह रहा है लेट आर बी अ रिलेशन ऑन एन इनटू एन, और कुछ इस तरीके से है वो रिलेशन a, b r c, d implies a plus d is equal to b plus c। तो जो रिलेशन है r वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन कौन सा होगा। जिन बच्चों ने एनसीईआरटी पूरी करी है ठीक से इंक्लूडिंग मिसलेनियस, उनको ये क्वेश्चन या फिर ऐसा क्वेश्चन उसमें मिला होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं किया वो अब ध्यान से समझ लीजिए। देखिए अभी तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट पे थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार रिलेशन है हमारा n इंटू एन पर। इसका मतलब साफ है कि जो पहले वाला सेट है वो भी n इंटू एन है और जो दूसरे वाला सेट है वो भी n इंटू एन है, और इस पे रिलेशन बन रहा है हमारा। अब n इंटू एन का मतलब आपको पता होना चाहिए, दो सेट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर अब एलिमेंट्स नहीं होंगे, इसके अंदर भी पेयर होंगे और इसके अंदर भी पेयर्स होंगे। इसीलिए यहाँ पे लिखा है a, b इन रिलेशन विद c, d, यानी इधर के एक पेयर की इधर एक पेयर से इमेज बनेगी। तो इसको हमको चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस कौन सा होगा। मैंने ये एनसीईआरटी में क्वेश्चन देखा हुआ है, इसलिए मुझे पता है इसका आंसर इक्विवेलेंस होने वाला है, लेकिन कैसे वो मैं आपको दिखाता हूं। देखिए सबसे पहला पार्ट हमारा होता है रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव की कंडीशन हमको पता होनी चाहिए नॉर्मल वाली, तो फिर हम यहाँ पर बड़ा आराम से कर सकते हैं। नॉर्मल वाली कंडीशन थी a, a बिलोंग्स टू r, यानी जो पहले वाला एलिमेंट है जो इस सेट का एलिमेंट है उधर भी सेम एलिमेंट से पेयर होना चाहिए। अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में पेयर चल रहे हैं, तो जो इधर का पेयर है उधर के पेयर से सेम वाले से लिंक होना चाहिए, यानी कि अगर ये a, b लिया है तो रिलेशन में होना चाहिए वो a, b के साथ, तो हम उसे रिफ्लेक्सिव वाली कंडीशन बोलेंगे। देखिए सेम सेम बन गए ना। अब हम चेक करते हैं, देखिए यहाँ पर a, b r c, d है, तो उसका मतलब क्या है, पहले वाली वैल्यू ऐड हो रही है लास्ट वाली में। देखिए a प्लस डी का मतलब यही है, पहले वाली को लास्ट वाली से ऐड करें अगर, तो पहले वाली को लास्ट वाली से ऐड करें तो a प्लस बी आएगा इक्वल टू, अब b प्लस सी, यानी बीच वाली दोनों वैल्यूज को ऐड किया हुआ है, तो बीच वाली दोनों वैल्यूज भी हमारी a प्लस बी है। देखिए a प्लस बी इज ऑलवेज इक्वल टू a प्लस बी, यानी कि जब ये सेम सेम पेयर लेके चलेंगे तो ये वाली वैल्यू इसके इक्वल आ रही है, यानी ये रिफ्लेक्सिव तो है। ओके, अब हम सेकंड पार्ट में देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक की कंडीशन नॉर्मल वाली थी, अगर a, b रिलेशन में है तो उसका उल्टा b, a होना चाहिए। अब वहां पर एलिमेंट थे तो यहाँ पर पेयर होने चाहिए, यानी कि अगर यहाँ a, b है
उसकी इमेज इधर C, D से थी, तो अब उल्टा चेक करना पड़ेगा कि C, D की इमेज A, B पे है कि नहीं। तो हम गिवन तो देखिए इसी को लेके चलते हैं, A, B आर C, D। इसका मतलब भी हम वही लेके चलेंगे, लास्ट की और फर्स्ट की वैल्यू को ऐड करके बीच वाली दोनों वैल्यूज के इक्वल होना चाहिए, और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब ये तो हमको गिवन लेके चल रहे हैं, लिख लेते हैं यहाँ पर इफ। तो सिमेट्रिक के हिसाब से इसका जस्ट उल्टा, यानी A, B इधर आ जाए, C, D इधर हो जाए, तब भी अगर वो रिलेशन में होता है तो हम उसे सिमेट्रिक बोलेंगे। अब उल्टा करने का मतलब C, D को इधर लाते हैं, देखिए C, D आर A, B। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब फिर से वही करते हैं, ये फुलफिल तो यही रूल करेगा, पहली और लास्ट वाली वैल्यू को ऐड करना है, इक्वल टू बीच वाली दोनों वैल्यूज को ऐड करना है। और आप ध्यान से देखेंगे तो A प्लस डी ये रहा, B प्लस C ये रहा, यानी कि ये दोनों वैल्यू इक्वल पहले से भी हमको पता है, तो यहां पर ट्रू लिख देते हैं। तो ये हमारा सिमेट्रिक भी हो गया। ओके, अब तीसरे पार्ट के लिए हमको पता है ट्रांजिटिव में दो कंडीशन गिवन होती थी, पहले A, B बिलोंग्स टू R बोलते थे, फिर B, C बिलोंग्स टू R बोलते थे, तो A, C चेक करना पड़ता था। वहां पर सिंपल एलिमेंट थे, तो यहां पर वही काम पेयर करेंगे। अब एक पेयर तो चलिए हमारा ये है, इफ A, B रिलेशन में है C, D के साथ, तो इसका आउटपुट यही आएगा जो मैंने पहली क्वेश्चन में लिखा हुआ है। ओके, अगली कंडीशन हम इस वाले एलिमेंट से मिलाकर बनाते थे, C, D रिलेशन में है E, F के साथ। ओके, अब देखिए अगर ये भी रिलेशन में, क्योंकि पहली वाली गिवन थी, हम कर रहे हैं ट्रांजिटिव, एक गिवन है दूसरा गिवन है, तो तीसरे को चेक करेंगे। तो ये गिवन होने का मतलब देखिए क्या है कि पहली और लास्ट वाली वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, यानी C प्लस F इक्वल होगा दोनों बीच वाली वैल्यूज के, यानी D प्लस E के। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये, हमको पता होना चाहिए कि लाना क्या है। ये गिवन था, ये गिवन था, तो तीसरी कंडीशन होती है हमारी पहले वाली और लास्ट वाली वैल्यू, यानी A, B रिलेशन में आना चाहिए E, F के साथ। तो आंसर में हमको AB चाहिए और EF चाहिए। तो ये पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को अगर हम सिंप्लीफाई करें तो देखिए, अगर मैं इस वाली इक्वेशन को इसमें ऐड कर देता हूं, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस में ऐड ही करते हैं, तो पहली इक्वेशन को दूसरी से ऐड कर देता हूं। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, आंसर हमको AB और EF में चाहिए, AB और EF में, CD हटाने हैं हमको। तो ठीक है, जब मैं पहली इक्वेशन को दूसरी से ऐड करूंगा तो ये वाली LHS और LHS दोनों ऐड हो जाएंगे, यानी A प्लस D में ऐड होगा हमारा C प्लस F इक्वल टू RHS, RHS से ऐड होगा B प्लस C में आएगी ऐड होके D प्लस E। अब देखते हैं कौन सी वाली कट रही है। देखिए C से C कट गया और D से D कट गया, E यहाँ पर है इधर नहीं है, A यहाँ पर है इधर नहीं है, F ठीक है जी। बचा हमारा A प्लस F इक्वल टू B प्लस E। अब आप चेक करिए, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था आपको हमारा आंसर AB और EF में आना चाहिए, और ये AB और EF में ही है। अब क्योंकि ये दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं A और F, तो मैंने आपसे कहा था देखिए A और F, पहली और लास्ट वाली वैल्यू, हम इसको A, B R E, F अगर अभी चेक कर लें तो देखिए पहली वाली और लास्ट वाली ये दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं एक तरफ, और बीच वाली दोनों वैल्यूज ऐड हो रही हैं एक तरफ। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा ट्रांजिटिव आ चुका है, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी हो गया है। तो यानी कि हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन ये है। ये अपने आप में देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा आपको रिलेशन एंड फंक्शंस के क्वेश्चन करने के लिए। इन क्वेश्चन में सोचना ज्यादा पड़ता है, लिखना कम पड़ता है। ऐसे अच्छे कुछ कुछ क्वेश्चन ही हैं जिनमें बहुत सारा लिखना पड़ता है। तो हम बहुत जल्द आपके सामने फिर से आएंगे इन्हीं क्वेश्चंस के और बहुत सारे क्वेश्चन, ऐसे ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।